सोने की हॉलमार्किंग क्या है? इससे ग्राहकों पर क्या असर पड़ेगा? सराफा व्यापारियों के लिए यह कैसे परेशानी का सबब है, जानते हैं आज के इस वीडियो में। सोना, स्वर्ण, गोल्ड नाम सुनते ही आंखों में चमक आ जाती है। खास तौर से भारत में सोने को लेकर महिलाओं की दीवानगी किसी से छिपी नहीं है। भारत में महिलाएं सिर्फ सोने के आभूषण खरीदने के लिए ही छोटी छोटी बचत करती हैं। सोने की यह चाहत घरों में बचत की एक बड़ी वजह भी है। सोना समाज में रुतबे का प्रतीक तो है ही, इसे निवेश का बेहतरीन साधन भी माना जाता है। सोना चाहे सस्ता हो या महंगा, इससे उसके खरीदारों पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन सोने की शुद्धता को लेकर हमेशा मन में संदेह बना रहता है। अब इसके लिए हम क्या करते हैं? या तो अपने खानदानी ज्वेलर से खरीदते हैं या फिर अपने गांव के पड़ोस के ज्वेलर से खरीदते हैं और केवल उनकी मौखिक गारंटी पर ही हमें विश्वास करना होता है। हमें नहीं पता होता कि हम 22 कैरेट का पैसा दे रहे हैं, लेकिन ज्वेलरी कितने कैरेट की मिल रही है। और विश्वास मानिए, ज्यादातर लोगों को धोखा ही होता है। आइए जानते हैं कि सोने की शुद्धता कैसे मापी जाती है। एक सामान्य सा गणित का फॉर्मूला आप देख सकते हैं कि 100% शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। तो आप मोटा मोटा ऐसे मान सकते हैं कि 1 कैरेट बराबर 4%। वैसे अगर ठीक ठीक जानना है तो आप समझ लीजिए कि 23 कैरेट में 95.8%, 22 कैरेट में 91.6%, 21 कैरेट में 87.5%, 18 कैरेट में 75%, 14 कैरेट में 58.5% और 9 कैरेट में 37.5% गोल्ड होता है। तो ग्राहकों को धोखाधड़ी से बचाने के लिए केंद्र सरकार ने 16 जून 2021 से सारे आभूषणों की हॉल मार्किंग अनिवार्य कर दी है। यानी अब आप किसी भी दुकान से सोना खरीदने जाएंगे, सोने के आभूषण खरीदने जाएंगे, तो आपको सिर्फ हॉलमार्क सोना मिलेगा। इसकी सबसे खास बात यह है कि सोने पर लिखा होगा कि यह कितने कैरेट का है। आइए जानते हैं कि आखिर हॉलमार्किंग है क्या। ये क्या चीज ऐसी है जो इस पर इतना बवाल मचा हुआ है। एक्चुअली हॉलमार्किंग सोने की शुद्धता का सर्टिफिकेट है। यह प्रक्रिया लेजर आधारित है। इससे यह पता चलता है कि सोने के किसी आभूषण में सोने की मात्रा कितनी है। अब से सभी ज्वेलर्स सिर्फ 14 कैरेट, 18 कैरेट और 22 कैरेट वाली गोल्ड ज्वेलरी की ही बिक्री कर सकेंगे। हालांकि ज्वेलर्स की डिमांड पर 20 और 23 कैरेट के निर्णय बाद में लिया जाएगा। अभी यह योजना देश के उन 256 जिलों में शुरू की जा रही है जहां BIS केंद्र स्थापित हैं। BIS केंद्र ये वही केंद्र हैं जो कि हॉलमार्किंग प्रदान करते हैं। शेष जिलों में BIS केंद्र की स्थापना के बाद इस योजना को आरंभ किया जाएगा। और अगर कोई ज्वेलर बिना हॉलमार्किंग के गोल्ड ज्वेलरी बेचता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये कार्रवाई कैसी होगी? इसमें 1 साल की जेल के अतिरिक्त उस पर गोल्ड ज्वेलरी की वैल्यू के 5 गुना तक पेनल्टी लगाई जा सकती है। मान लीजिए 50,000 का अगर सोना बेचा है तो 2.5 लाख रुपए की पेनल्टी लगाई जा सकती है। लेकिन अब तक हमारे व्यूअर जो है वो टेंशन में आ गए होंगे कि उनके घर में जो सोना रखा है उसका क्या होगा। तो घबराइए नहीं, आपके घर पर या बैंक में जो गोल्ड रखा है उसे हॉलमार्किंग के नियम के लागू होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यह नियम सिर्फ और सिर्फ ज्वेलर्स को बिक्री करने के लिए है। हर कैरेट के सोने के लिए हॉलमार्क नंबर अंकित किए जाते हैं। 22 कैरेट के लिए 916 नंबर, 18 कैरेट के लिए 750 नंबर और 14 कैरेट के लिए 550 नंबर का प्रयोग किया जाता है। अंकों के द्वारा आपको आसानी से पता लग जाएगा कि आपका सोना कितने कैरेट का है। इससे ग्राहकों को पता रहेगा कि उनका सोना उतना शुद्ध है भी जिसकी कीमत वो चुका रहे हैं। इस स्कीम के लागू होने के बाद इन आभूषणों पर 4 तरह के चिन्ह होंगे। एक तो BIS का लोगो, फिर कैरेट सहित सोने की शुद्धता बताने वाली 3 अंकों की संख्या, ज्वेलर की यूनिक ID और हॉलमार्क करने वाली केंद्र की ID। ऐसा नहीं कि हॉलमार्क सिस्टम नया है, ये वर्ष 2000 से ही लागू है, लेकिन ऑप्शनल है
और इसीलिए ज़्यादातर दुकानदार ग्राहकों को समझाने में सफल हो जाते हैं कि बिना हॉलमार्क की ही ज्वेलरी खरीदें। हॉलमार्किंग के लिए ज्वेलर्स को भारतीय मानक ब्यूरो यानी कि BIS के यहाँ पंजीकृत कराना होता है। अभी भी BIS द्वारा मान्यता प्राप्त 877 यानी कि 877 केंद्रों पर हॉलमार्किंग की जाती है। हालांकि अभी देश में सिर्फ 40% सोने के आभूषण ही हॉलमार्क के साथ बिकते हैं और पूरे देश में 26,019 ज्वेलर्स ने ही BIS के पास अपना पंजीकरण कराया है। तो ये तो ग्राहकों की फायदे की बात हो गई। सरकार का क्या फायदा होगा, आइए इस पर भी चर्चा करते हैं। अब तक आप ये तो समझ ही गए होंगे कि ये वीडियो इंफॉर्मेशन के लिए है, केवल एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है। तो जिनको केवल एंटरटेनमेंट चाहिए वो यहाँ से इस वीडियो को छोड़ सकते हैं। इससे आभूषण उद्योग को संगठित करने में सहायता मिलेगी और GST और इनकम टैक्स दोनों के माध्यम से कर चोरी करना दुकानदारों के लिए मुश्किल होगा। तो सराफा व्यापारी इस फैसले के विरोध में हैं। वैसे तो विरोध का कोई कारण नहीं होता है, हम हर नई चीज का विरोध करते हैं और वह भी तब जब टैक्स चोरी करने में रोक लगे। हालांकि हम सभी व्यापारियों को टैक्स चोरी नहीं कह रहे हैं, लेकिन फिर भी ज़्यादातर का तो आप जानते ही हैं ज्वेलर्स का क्या रहता है। लेकिन फिर भी हम व्यापारियों का पक्ष भी जानने की कोशिश करते हैं। व्यापारियों की जो समस्याएं हैं वो ये कि केवल हॉलमार्क आभूषण ही बिकेगा। इसका अर्थ ये हुआ कि सभी ज्वेलर्स को हॉलमार्किंग करानी पड़ेगी। लेकिन समस्या ये है कि अभी अरुणाचल, मेघालय, मणिपुर, सिक्किम, लक्षद्वीप में इनका एक भी केंद्र नहीं है। तो सबसे पहले सरकार को सभी जिलों में BIS केंद्र स्थापित करने होंगे। इसका जवाब गवर्नमेंट ने दे दिया है और जहां पर BIS केंद्र नहीं है वहां पर हॉलमार्किंग अभी अनिवार्य नहीं है। दूसरा, बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन ने मांग की है कि अनिवार्य हॉलमार्किंग को 1 साल यानी कि 1 जून 2022 तक के लिए टाला जाए, क्योंकि कोरोना वायरस के कारण ट्रेडर्स का पिछला स्टॉक अभी क्लियर नहीं हुआ है। तो जो स्टॉक क्लियर नहीं हुआ है उस पर हॉलमार्किंग भी नहीं है, तो ये कैसे बिकेगा। तो सरकार ने व्यापारियों को अपने जो स्टॉक है उस पर हॉलमार्क कराने के लिए सितंबर तक का समय दिया है। यहाँ एक बात मैं और आपको बता दूं कि सितंबर तक के लिए एक गवर्नमेंट ने व्यापारियों को ये मोहलत दी है कि इस समय तक व्यापारियों को सजा या पेनल्टी का प्रावधान नहीं रहेगा। उनका दूसरा पॉइंट ये है कि सोने के आभूषण तैयार करने में एक 5 स्तरीय व्यवस्था काम करती है, जिसमें होलसेलर होते हैं, सप्लायर होते हैं, मैन्युफैक्चरर होते हैं, कारीगर होते हैं और रिटेलर होते हैं। अगर सरकार सभी से कहेगी गोल्ड हॉलमार्किंग कराने को कहेगी तो कागजी कार्रवाई बढ़ेगी, ज़्यादा कर्मचारी रखने पड़ेंगे, लागत बढ़ेगी और इंस्पेक्टर राज को बढ़ावा मिलेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, थोड़ी कागजी कार्रवाई करनी पड़ेगी। और अगर हम किसी चीज़ को सिस्टम में लेके चलते हैं तो ये हमें कागजी कार्रवाई या रिकॉर्ड का मेंटेनेंस तो रखना ही पड़ेगा। रिकॉर्ड का मेंटेनेंस हम किसी भी बहाने को लेकर नहीं रोक सकते हैं। अगला पॉइंट है कि अगर रिटेलर सोने के गहनों पर ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड से हॉलमार्किंग कराता है तो सोने की शुद्धता की गारंटी देने की जिम्मेदारी उसी BIS लैब या एजेंसी की हो, ना कि ज्वेलर्स की। ये बात तो ठीक है, लेकिन इसमें एक पॉइंट और आता है और वो ये कि ज्वेलर्स नकली हॉलमार्किंग भी कर सकते हैं, अभी हो भी रहा है। उनका कहना यह भी है कि सरकार 11,000 से 80,000 रुपए तक हॉलमार्किंग रजिस्ट्रेशन की फीस ले रही है, लेकिन हॉलमार्किंग के लिए दूर दराज के क्षेत्रों की लैब तक अगर व्यापारी जाएगा तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा। लैब में अगर कोई आभूषण खो जाता है तो इस पर क्या व्यवस्था होगी। सरकार को ये सारी बातें पहले से स्पष्ट करनी चाहिए। और अगली डिमांड है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स अभी तक कुल ज्वेलर्स का 10% से कम यानी कि 30 से 35,000 तक की पंजीकरण करा पाया है। और ऐसे में हॉलमार्किंग अनिवार्य करने से पहले विशेष अभियान चलाकर सभी ज्वेलर्स का पंजीकरण कराया जाए। ये सुझाव बिल्कुल ठीक है और सरकार इस पर काम करेगी। दोस्तों, कोई भी नवाचार हमेशा कठिन लगता है, काल्पनिक कठिनाइयाँ भी आती हैं। ये कठिनाइयाँ वास्तविक ना होकर काल्पनिक ज़्यादा होती हैं, लेकिन अगर हम व्यवस्थाओं को सुधारने की दिशा में आगे बढ़ेंगे तो कुछ समय बाद ये कठिनाइयाँ दूर हो जाती हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि सोने के सभी आभूषणों की अनिवार्य रूप से हॉलमार्किंग कराने के इस फैसले से सराफा उद्योग में विश्वास का माहौल बनेगा, कारोबारियों और ग्राहकों दोनों का इससे फायदा होगा
और अगर हमें समृद्ध देश बनाना है तो पूरा टैक्स देना होगा। बिना टैक्स के गवर्नमेंट कोई भी डेवलपमेंट वाले काम नहीं कर सकती है और इस दिशा में सरकार द्वारा उठाया गया ये एक क्रांतिकारी और सराहनीय कदम है। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही और वीडियो की जानकारी के लिए आप इस चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।